अस्सलामु अलैकुम। क्लास 10th सब्जेक्ट फिज़िक्स चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। पिछली वीडियो में हमने बात की थी पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में और हमने बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, यानी उसकी डेफिनेशन हमने दी थी। और उसको समझने के लिए एक आसान डेफिनेशन हमने ये बताई थी कि पोटेंशियल डिफरेंस इज़ द रिक्वायर्ड कंडीशन या नेसेसरी कंडीशन टू फ्लोइंग ऑफ करंट। और फिर हमने बात की थी कि 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या होती है, या किसी सिंगल पॉइंट पर अगर हमें पोटेंशियल फाइंड करना है तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। और उसके बाद फिर हमने बात की थी कि हम आज बात करेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? ईएमएफ, इसको फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, हालांकि ये कोई इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि आपकी बुक में दिया हुआ है तो उसको थोड़ा समझ लीजिए कि ये क्या होता है। ईएमएफ या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक सेल की कैपेसिटी होती है। मतलब ये कि जैसा हमने बताया था कि जब हम किसी कंडक्टर को किसी सेल से कनेक्ट करते हैं तो वो सेल उस कंडक्टर के दोनों एंड्स पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देता है, और फिर उसके अंदर जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन या पॉजिटिव चार्ज, वो फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन, मिसाल के तौर पर अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन जब ये फ्लो होगा यहाँ से और इस तरह से वो निकल के आएगा, और निकल के आने के बाद वो वायर में पूरा होते हुए यहाँ तक आया, और आने के बाद जब वो सेल के अंदर से पास होगा तो सेल उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड कराता है। यानी वो सेल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड कराएगा, और फिर वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से एनर्जी लेकर बाहर निकलेगा, और फिर वो उस एनर्जी को यूज़ करता हुआ पूरा इस तरह से रिवॉल्व करेगा, और फिर कंप्लीट राउंड लेके फिर से वापस यहाँ पे आएगा, और जब दोबारा इसके अंदर से गुजरेगा तो फिर से उसको एनर्जी प्रोवाइड कराएगा, और फिर इस तरह से ये रिवॉल्व करेगा। तो इस तरह से जब जब भी सेल के अंदर से कोई इलेक्ट्रॉन या पॉजिटिव चार्ज गुजरता है तो वो सेल उसको एनर्जी देता है, और एनर्जी देने के बाद वो फिर से बाहर निकल के पूरा रिवॉल्व करता है, और फिर वापस आके सेल में से उगता हुआ फिर एनर्जी। तो सेल एक तरह से सोर्स ऑफ एनर्जी का काम करता है। तो अब ये जो एनर्जी सेल प्रोवाइड करा रहा है, अब हम इसमें सवाल ये आ रहा है कि ये सेल कब तक एनर्जी प्रोवाइड कराएगा, यानी कितनी देर तक एनर्जी प्रोवाइड करा सकता है। तो इसका सिंपल सा जवाब ये है कि कोई भी सेल या कोई भी बैटरी जब तक कराएगी जब तक कि उसके पास खुद के पास एनर्जी होगी। जब उसके खुद की पास एनर्जी ख़त्म हो गई तो वो फिर प्रोवाइड नहीं करा पाएगा, यानी फिर उसके अंदर से करंट पास नहीं हो सकता। अगर हम उस सेल को कनेक्ट कर दें कंडक्टर के साथ तो उसमें करंट पास नहीं हो सकता, क्योंकि उस सेल के पास खुद के पास कैपेसिटी ख़त्म हो गई। तो ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स टर्म आता है, ये बेसिकली सेल की कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करता है कि, और वो क्या है, वो इस तरह से देखिए कि जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस गुजरता हुआ इस सेल के अंदर से गुजरेगा तो सेल इसको कुछ एनर्जी प्रोवाइड कराएगा, और इस एनर्जी को लेकर जब ये रिवॉल्व करेगा, और रिवॉल्व करने के बाद पूरा एक सर्किल कंप्लीट करने में, यानी यहाँ से चला, इस माइनस के टर्मिनल से चला, और पूरा घूमने के बाद वापस आकर इसी माइनस के टर्मिनल तक आने में सेल ने कुछ वर्क किया, यानी फोर्स था उसके पास, फोर्स लगा और डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वर्क किया। और वर्क इसलिए कर पाया क्योंकि इस सेल ने उसको एनर्जी प्रोवाइड कराई। तो एनर्जी थी सेल इलेक्ट्रॉन के पास, उस एनर्जी का यूज़ करते हुए इलेक्ट्रॉन ने वर्क किया, और वो वर्क होते होते फिर कंप्लीट हो गया। जब यहाँ पे आया तो उसकी एनर्जी क्या हो गई, ऑलमोस्ट लूज़ हो गई, ख़त्म हो गई। और फिर जब सेल ने फिर से एनर्जी प्रोवाइड कराई और फिर उसको एनर्जी मिल गई, और इस तरह से वो लगातार सर्किट करंट लगातार फ्लो होता रहेगा। तो अब एक सेल किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को या एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को कितनी मिनिमम एनर्जी प्रोवाइड कराए कि वो सेल यहाँ से इसके नेगेटिव टर्मिनल से शुरू होकर वापस एक सर्किल कंप्लीट करके नेगेटिव टर्मिनल तक आ जाए। उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को ही बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यानी कि सेल जितनी एनर्जी प्रोवाइड कराएगा मिनिमम, कम से कम, किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक सर्किल कंप्लीट करने के लिए, उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। और इसका एग्जांपल आप इस तरह समझिए कि जो एक छोटा वाला सेल, घड़ी का जो सेल होता है, उसका जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो होता है 1.5 वोल्ट। यानी अगर उस घड़ी वाले सेल को हम सर्किट के अंदर कंप्लीट कर दें तो वो जो है वो हर एक इलेक्ट्रॉन को या हर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को 1.5 वोल्ट की एनर्जी प्रोवाइड कराता रहेगा।
और फिर जितनी देर तक उसके पास सेल के पास एनर्जी है उतनी देर तक करंट फ्लो होता रहेगा, और होते होते जब सेल के पास एनर्जी खत्म हो गई तो हम कहते हैं सेल वीक हो गया, और सेल को फिर हम निकाल देते हैं, उसके बाद नया सेल हम डाल देते हैं। तो जो सेल का वीक होना होता है इसका क्या मतलब है कि सेल के पास जो सेल का जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स था वो अब उसके पास नहीं रहा, यानी उसकी कैपेसिटी खत्म हो गई। तो ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किसी भी सेल या किसी भी बैटरी की एक कैपेसिटी है कि वो कितना उसके अंदर जो चार्ज कैरियर पार्टिकल्स हैं उनको कितना एनर्जी प्रोवाइड करा सकता है। अब इसकी डेफिनेशन कैसे दे सकते हैं हम? वर्क डन बाय अ सेल इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज अराउंड द सर्किट इन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यानी कोई भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज सर्किट के अंदर कंप्लीट करने में जितना वर्क करेगा उस वर्क का उस चार्ज के अमाउंट के साथ जो रेशियो है वही हो जाता है सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसको हम ई से डिनोट करते हैं, और ई इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। डब्ल्यू है वर्क डन बाई चार्ज कैरियर पार्टिकल इन वन कंप्लीट सर्किल या इन वन कंप्लीट राउंड। और क्यू नॉट क्या है? क्यू नॉट ये थोड़ा छोटा जीरो बनाया हुआ है, इसको बोलते हैं क्यू नॉट। इसका मतलब है यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन या सिंगल पॉजिटिव आयन, उसको हम बोलते हैं यूनिट पॉजिटिव, यूनिट चार्ज। तो यूनिट चार्ज जितना वर्क करेगा कंप्लीट करने में वो किसी सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है, और इसकी यूनिट क्या होती है? वोल्ट। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना आपको, सिर्फ इतना ही काफ़ी है। अब इसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ओम्स लॉ। इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ओम्स लॉ। ये क्या होता है इसको देखते हैं। देखिए, अब हम फिर से थोड़ा एक बार पीछे देखिए कि हमने जब किसी कंडक्टर को किसी सेल या बैटरी से कनेक्ट किया तो सेल ने इसके दोनों एंड्स पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया, और जिसकी वजह से इसके अंदर एक करंट फ्लो होना शुरू हो गया। हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर समझा था कि जब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, कि जैसे हमने यहाँ पे देखा था 2 कंटेनर रखे हुए हैं, और कंटेनर ए का पानी कंटेनर बी में जाने के लिए ज़रूरी क्या है कि इन दोनों के लेवल में डिफरेंस होना चाहिए जितना। तो अब हम ये देखेंगे कि अगर इनके लेवल में थोड़ा सा डिफरेंस है तो जो ए से पानी बी में जा रहा है उसकी जो स्पीड होगी, उसका जो करंट की जो रेट होगा वो कम होगा, यानी पानी आहिस्ता आहिस्ता ए से बी में जाएगा। लेकिन अगर हम इन दोनों के लेवल में डिफरेंस बढ़ाते चले जाएं, मतलब पहले ए और बी में पहले ए था और उसके थोड़ा सा नीचे बी था, अब हमने उसके डिफरेंस को ज़्यादा कर दिया, यानी ए ज़्यादा ऊपर कर दिया बी से, तो हम देखेंगे कि पानी ज़्यादा तेज़ी से बी में आएगा, और ज़्यादा हमने लेवल को बढ़ा दिया तो और ज़्यादा पानी बी में आएगा, तेज़ी से बी में आएगा। इस तरीके से जितना ज़्यादा हम उन दोनों के बीच लेवल के डिफरेंस को बढ़ाते जाएंगे, पानी की स्पीड या पानी की रेट उतनी ही ज़्यादा होती चली जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर भी है कि जब हम किसी कंडक्टर के दोनों एंड्स पर जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया है सेल ने, वो जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा उतना ही ज़्यादा उसके अंदर करंट फ्लो होगा। जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस कोई सेल या बैटरी एंड्स पर क्रिएट करेगी उतना ज़्यादा उसके अंदर करंट फ्लो होगा। कम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा तो कम करंट फ्लो होगा, और ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा तो ज़्यादा करंट फ्लो होगा। ये एक सीधा सा रिलेशन हो गया पोटेंशियल डिफरेंस का करंट के साथ किसी भी कंडक्टर के अंदर। इसी पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के रिलेशनशिप को शो करने के लिए, इसी रिलेशनशिप को दिखाने के लिए जो हम ओम्स लॉ का यूज़ करते हैं या ओम्स लॉ को पढ़ते हैं हम। और वो ओम्स लॉ क्या कहता है सीधा सीधा कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसको फिर समझिए। V यानी पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी किसी भी कंडक्टर के एंड्स पर जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा उसके अंदर करंट फ्लो होगा। अब चूंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जब हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को रिमूव करेंगे, हटाएंगे, तो हमें पता है कि हमेशा एक कांस्टेंट हम एक इंट्रोड्यूस करते हैं। जब भी हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो वहाँ पर हम एक नया कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, और यहाँ पर भी हम यही करेंगे कि जब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और जब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो V इज इक्वल टू RI, और ये जो R है ये है आपका कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। V इज इक्वल टू RI, और इसका जो नाम है वो है रेसिस्टेंस। ये जो R है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इसका नाम क्या है? रेसिस्टेंस। ये किसी भी कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है रेसिस्टेंस। तो यहां से क्या निकल के आया? V इज इक्वल टू RI, यानी पोटेंशियल करंट जो है वो डायरेक्टली डिपेंड होता है पोटेंशियल डिफरेंस पर। और जब हम इसको हम एक्सप्लेन करते हैं तो पता चलता है कि V इज इक्वल टू IR, यानी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आता है यहां से, V इज इक्वल टू IR, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट इनटू रेसिस्टेंस।
या इसी को हम इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, V अपॉन आई इज इक्वल टू आर, और आई इज इक्वल टू V अपॉन आर, यानी इसी फॉर्मूले को हमने इस फॉर्म में चेंज कर दिया, आई इज इक्वल टू यानी करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेसिस्टेंस। तो इससे यहाँ पर हम एक कंक्लूजन निकल कर आया कि जो करंट है किसी भी कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो हम देख रहे हैं ऊपर V ऊपर है और R नीचे है, तो V के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जैसा कि हमने अभी ओम्स लॉ में ऊपर बताया कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, यानी करंट जो है वो सीधा सीधा डिपेंड कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस पर। इसके अलावा करंट सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड नहीं करता बल्कि उसके साथ साथ वो R पर भी डिपेंड करता है, और R क्या है, रेसिस्टेंस। तो V क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और R की कैसा हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V पोटेंशियल डिफरेंस एंड I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस। तो यहां से हम करंट की प्रॉपर्टीज को हम पढ़ते हैं। तो अब इस ओम्स लॉ की डेफिनेशन कैसे दी जाएगी, डेफिनेशन ऑफ ओम्स लॉ, तो देखिए एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि कंडक्टर के टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो उसमें रूल्स बदल जाते हैं, इसलिए हम बात करते हैं एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट पासिंग थ्रू एनी कंडक्टर, the current passing through any conductor is directly proportional to the applied potential difference across the conductor। यानी जो हमने पीछे समझाया उसी को बस हमने वर्ड्स में लिख दिया है, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट पासिंग थ्रू एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। और इसका फॉर्मूला फॉर्म क्या हो गई, V अपॉन आई इज इक्वल टू आर, जैसा हमने पीछे भी इसको एक्सप्लेन किया था, तो V अपॉन आई इज इक्वल टू आर। तो ये था ओम्स लॉ। और ओम्स लॉ चूंकि हम नया टॉपिक हम पढ़ रहे हैं तो इसलिए इसके साथ साथ इसमें हम एक चीज़ और देख लेते हैं कि ओम्स लॉ इज अप्लाइड ओनली फॉर मेटल्स। ये इसका एक डिमेरिट्स है, ओम्स लॉ की डिमेरिट्स ये है, यानी इसका एक कमी ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ मेटल में अप्लाई होता है। इट इज़ नॉट होल्ड गुड फॉर सॉल्यूशन, सेमीकंडक्टर एंड गैसेस। यानी ओम्स लॉ जो है वो सिर्फ मेटल के लिए अप्लाई होता है, सॉल्यूशन में जैसे HCl का सॉल्यूशन, NaCl का सॉल्यूशन, चूंकि वो भी कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और सेमीकंडक्टर इसमें से भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, और गैसेस इनमें से भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, मगर इनमें ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता, या ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। सिर्फ और सिर्फ मेटल जो है, प्योरली मेटल, वो ओम्स लॉ को फॉलो करती हैं। तो ये था ओम्स लॉ। अब इसके बाद चूंकि हम एक ये इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर पढ़ रहे हैं और उसमें हम आगे न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, तो उससे पहले हम देख लेते हैं कुछ सिंबल। ये जो हमने बनाया है इस तरह से, ये वाला, ये साइन जो है, ये साइन है एक फिक्स रेसिस्टेंस, यानी अभी हमने रेसिस्टेंस की बात की, ये साइन होता है फिक्स रेसिस्टेंस, ये वाला साइन फिक्स रेसिस्टेंस। ये है वेरिएबल रेसिस्टेंस, यानी रेसिस्टेंस को हम वेरी भी करा सकते हैं, ऐसी डिवाइस आती है जिससे हम रेसिस्टेंस वेरी कर लेते हैं, ये है वेरिएबल रेसिस्टेंस। ये है आपका सेल, ये है आपका सेल, और ये है बैटरी। ये सिंबल है जॉइंट वायर, और ये है वायर विदाउट जॉइनिंग, यानी एक दूसरे को कनेक्ट टच नहीं कर रहे हैं वायर, एक दूसरे के से अलग अलग वो जो है पास कर रहे हैं। ये है आपका स्विच की, यानी इसको हम की बोलते हैं, और ओपन, ये ओपन की है, और ये है आपका स्विच, ये है अमीटर, वोल्टमीटर और गैल्वेनोमीटर। तो ये कुछ सिंबल थे, यानी हम इसको न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे, या कहीं भी आप जिस चैप्टर के अंदर इस तरह के सिंबल देखें तो आप उसको पहचान सकते हैं कि ये सिंबल किसका बना हुआ है। फिर से देख लीजिए, फिक्स रेसिस्टेंस, वेरिएबल रेसिस्टेंस, सेल, बैटरी, जॉइंट वायर, वायर विदाउट कनेक्टिंग, ओपन की, स्विच, एम्पियर, एमीटर, वोल्टमीटर और गैल्वेनोमीटर। अब ये गैल्वेनोमीटर नया वर्ड है, तो गैल्वेनोमीटर समझ लीजिए। गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो किसी सर्किट के अंदर करंट को डिटेक्ट करती है। करंट डिटेक्ट का मतलब ये हो गया कि वो सिर्फ ये पता करती है कि करंट इसके अंदर फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा, और कितना करंट फ्लो हो रहा है इसको पता करने के लिए हम यूज़ करते हैं अमीटर का। तो गैल्वेनोमीटर जो है वो सिर्फ करंट को डिटेक्ट करता है, और अमीटर करंट को मेजर करता है, और वोल्टमीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। अब इसके बाद जैसे हमने बताया ओम्स लॉ में अभी पढ़ा, V अपॉन आई इज इक्वल टू आर। ये जो R है ये क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या रेसिस्टेंस। अब ये रेसिस्टेंस होता क्या है किसी भी कंडक्टर के अंदर, इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, और ये किस तरह से किस चीज़ों पर ये डिपेंड करता है, इस सब के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, शुक्रिया।